नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको हिंदी विषय में व्याकरण विभाग में समास वह टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। समास है वह हमारे हिंदी व्याकरण विभाग में बहुत महत्व रखता है और हमारी जो कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी समास है वह बहुत महत्व रखता है कि हम समास है वह कैसे पहचानें, समास का विग्रह कैसे करें, कि समास को हम यह कौन सा समास है वह कैसे जाने। यह मैंने बहुत सरल तरीके से यहाँ पर रखा है, जो बहुत आसान तरीके से आपको लगभग यह याद रह जाएगा कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, समास का विग्रह कैसे किया जाता है, और जब समास का विग्रह करने के बाद यह कौन सा समास है वह हम बहुत आसान तरीके से है वह समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं, पहले तो हम समास किसे कहते हैं वह देखेंगे, बाद में समास का जो विग्रह कैसे किया जाता है वह हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द के मेल को समास कहते हैं, कि दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक, समास में दो शब्द तो होने ही चाहिए, पर दो या दो से अधिक शब्द का जो मेल होता है उसे शब्द कहा जाता है। समास में दो पद होते हैं, पहला पद है वह पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद है वह उत्तर पद कहा जाता है। कि समास के जो दो पद होते हैं उसमें हम पहला जो पद है, जब हम समास की हर एक समास है वह देखेंगे तो उसमें पूर्व पद और दूसरा पद ऐसा हम कहेंगे कि यह उसका पूर्व पद है, यह उसका उत्तर पद है। तो इसमें किसे पूर्व पद कहा जाता है और किसे उत्तर पद कहा जाता है, ये खास याद रखना है कि किसे हम पहला पद यानी कि पूर्व पद कहते हैं और दूसरा पद यानी कि उत्तर पद किसे कहते हैं वह आपको खास जान लेना है। तो समास का जो दो पद होते हैं उसमें जो पहला पद है वह पूर्व पद कहा जाता है और जो दूसरा पद है वह उत्तर पद कहा जाता है। और समास शब्द को जो अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे समास विग्रह कहा जाता है। कि समास है उस समास को हम कैसे पहचाने, तो समास को हम उसका विग्रह करके पहचान सकते हैं कि यह कौन सा वाला समास है। तो यह जो अलग करने की जो प्रक्रिया है उस अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। तो इस प्रकार हम समास किसे कहते हैं, समास के कितने पद है और समास को जो अलग करने की मतलब कि समास विग्रह किसे कहा जाता है वह हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम समास के जो भेद है उस समास के भेद को देखते हैं, मतलब कि उसके प्रकार को देखते हैं। तो समास को याद हम कैसे रखें कि यह कौन से वाला समास है, कि कौन कौन सा हिंदी में कौन कौन से समास आते हैं। तो हिंदी में कुल 6 समास आते हैं जिसको हम आसानी से उसको याद रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ट्रिक रखी है कि द्वंद्वी अवतक, द्वंद्वी अवतक मतलब कि मतलब कि द्वंद्व समास, द्वि मतलब द्विगु समास, अ मतलब अवयवी भाव समास, ब मतलब बहुव्रीहि समास और त यानी कि तत्पुरुष समास और क यानी कि कर्मधारय समास, मतलब कि द्वंद्वी अवतक के इन द्वारा द्वंद्वी अवतक के द्वारा हम हिंदी भाषा में जो 6 समास आते हैं उन 6 समासों को हम आसान तरीके से याद रख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर हम समास को किस तरह से आसानी से याद रख सकें वह मैंने यहाँ पर दिखाया है कि अगर हम इस समास को याद रखना है तो पूरा हम उसे मन में बिठाकर, मगज में बिठाकर यानी कि उसको गोख कर हम याद नहीं रख सकते, पर हम अगर उसका थोड़ा सा शब्द अगर हम याद रखते हैं तो हम आसानी से उसे पहचान सकते हैं कि यह कौन सा वाला समास है। जैसे कि हमें द्वंद्व समास है तो उसमें कैसा याद रखना है, तो द्वंद्व समास आता है तो उसमें जोड़ आती है कि जब दो पद है उन दोनों शब्दों की जोड़ हो तब हम कौन सा वाला समास है, तो वह द्वंद्व समास है, वह आसानी से हम पहचान सकते हैं। फिर आता है द्विगु समास। तो द्विगु समास में हम क्या याद रख सकते हैं, तो संख्या, कि जब हम संख्या को याद रखेंगे तो वह आसानी से हम समझ जाएंगे कि यह द्विगु समास है। फिर आता है अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास में हमें क्या याद रखना है, तो हमें इसमें याद रखना है अव्यय,
कि जिस समास में अव्यय हो उसे हम अवयवी भाव समास से वह कह सकते हैं। फिर आता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में हम तीसरा पद के उसके पहले और दूसरा पद जो मिलकर तीसरे पद की रचना करता हो उसे हम बहुव्रीहि समास कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम उसका एक विशेषता है, उस विशेषता को याद रखकर हम कोई भी समास हो बहुत आसान तरीके से उसे याद है वह रख सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। फिर आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में उसकी कारक विभक्ति आती है। जो कारक विभक्ति आती है तो उन कारक विभक्ति का याद रखकर उसको याद करके हम इस समास को याद रख सकते हैं। फिर आता है कर्मधारय समास, यानी कि उसमें हम याद रखना है विशेषण कि यह कौन सा वाला विशेषण है, कौन सा विशेषण बताता है, विशेष्य है, उस विशेष्य की जो विशेषता बताता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इस प्रकार हम बहुत आसान कोई भी समास है उसकी जो विशेषता है उस विशेषता को याद करते हुए उसको अगर हम मन में बिठा लेते हैं तो वह हम आसानी से यह जो कौन सा वाला समास है वह पहचान सकते हैं। तो हम हर एक समास को बारी बारी से उसको विस्तार से हम देखते हैं। जैसे कि हमें पहला यहाँ पर समास देखते हैं तो जी द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में हमें क्या याद रखना है, जोड़। कि मैंने कहा कि यहाँ पर हमें जोड़ याद रखना है कि जिस समास में दोनों पद समान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कि जिस समास हो उस समास में दोनों पद समान हो, मतलब कि दोनों पद है वह समान हो तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। कि ऐसा हम जब उसका विग्रह करते हैं तो क्या बन जाता है कि माता पिता, माता पिता का विग्रह किया तो क्या हो गए, माता और पिता दोनों पद समान है, पहला पद और दूसरा पद, यह दोनों पद समान है तो इसको हम द्वंद्व समास आसानी से हम पहचान सकते हैं। जैसे कि यह योजक चिन्ह, जैसे हम द्वंद्व समास में यह भी याद रख सकते हैं, इसमें योजक चिन्ह आता है तो योजक चिन्हों को याद करके भी हम आसानी से उसे पहचान सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है। कि यहाँ पाप और पुण्य, पाप या पुण्य दोनों पद समान है, इसमें कोई जो एक पद है उस पर विशेष भार दिया गया हो या फिर यह मुख्य पद हो, ऐसा कोई नहीं है। इसमें दोनों पद समान होते हैं जिसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। नर नारी, नर या नारी कि दोनों पद समान है, इस प्रकार हम उसका विग्रह करें तो क्या हो जाता है, नर या नारी। तो इस प्रकार हम द्वंद्व समास से बहुत आसान तरीके से बहुत आसानी से इसे पहचान सकते हैं। अगला समास देखते हैं तो वह समास आता है द्विगु समास। तो यह द्विगु समास है, उस द्विगु समास में हमें क्या याद रखना है, तो संख्या। कि मैंने आपको बताया था जो अगली वाली स्लाइड थी इसमें मैंने आपको टेबल बताया था कि हमें कोई भी समास हो उस समास की जो विशेषता है, कोई भी विशेषता को याद रखना है। तो द्विगु समास में उसकी विशेषता क्या है, संख्या। कि जिसमें हमें संख्या मिलती हो उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं। जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। कि अगर हम उसकी परिभाषा देखें तो द्विगु समास की परिभाषा क्या है, तो जिसका पद पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे कि पंचवटी मतलब कि 5 वटों का समूह, जब हम उसका विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, 5 वटों का समूह। तो क्या हो गया, वह पंचवटी मतलब कि उसका जो पहला पद है वह संख्या बताता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यह द्विगु समास है। जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समूह, मतलब कि जो पहला पद है वह 4 है, चौराहा 4 राहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह, दो यानी कि क्या है, संख्या, पंच चौ 2, तो यह 5 4 2। वैसे ही हम अगर और कोई उदाहरण ले तो पंचायत मतलब के 5 पंचों का समूह, पंचायत मतलब के 5 पंचों का समूह। तो इस प्रकार जिसका पहला पद है वह संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। खास ही आपको याद रखना है कि संख्या द्विगु समास यानी कि संख्या, द्वंद्व समास यानी कि जोड़। अगर हम इस टेबल को देख लेंगे तो हमें बखूबी आसानी तरीके से
हम कोई भी समास हो बहुत आसानी से उसे पहचान सकते हैं। अगले वाला समास देखते हैं तो अवयवी भाव समास, कि जिसकी परिभाषा हम पहले देख लेते हैं कि जिसका पहला पद अवयव हो वो या दोनों पद मिलकर अवयव की तरह बनते हो तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। कि जिसका पहला पद यानी कि पूर्व पद अवयव हो, अरे दोनों पद मिलकर भी अवयव की तरह बनते हो तो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्या है? अव्यय है। प्रति क्या है? अव्यय है। तो इस प्रकार इसका पहला पद है वह अव्यय है तो हम उसको अवयवी भाव समास है वह कह सकते हैं। जिस प्रकार आजीवन तो जीवन भर, जीवन भर कि हम जीवन भर, आजीवन, आजीवन मतलब में आ क्या है? वह अव्यय है। तो आजीवन शब्द है वह अव्यय मतलब कि जीवन भर। इस प्रकार उसका जो पहला पद है वह अव्यय होना चाहिए या फिर दोनों पद मिलकर अवयव की तरह बनते हो तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। फिर आता है गाँव गाँव मतलब कि प्रत्येक गाँव। यहाँ मैंने कहा है कि गाँव गाँव मतलब कि दोनों पद अवयव की तरह बनते हो। दोनों पद में हमें अवयव दिखाई देता हो। गाँव गाँव मतलब प्रत्येक गाँव, जो प्रत्येक जो शब्द है वह क्या बताता है? अव्यय बताता है। तो इस प्रकार हम प्रत्येक के जो अवयव हो, अवयव की तरह बनते हो, उसका पहला पद अवयव हो, उसे हम आसानी से अवयवी भाव समास से वह पहचान सकते हैं। आगे का देखते हैं बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास यानी कि क्या याद रखना है हमें? तीसरा पद, कि बहुव्रीहि समास में हम तीसरा पद है वह याद रख सकते हैं। तो उसकी पहले परिभाषा देखते हैं कि जिस पद का पहला और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कि जिसका पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता हो। पहला और दूसरा दो पद है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है उसे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास यानी कि तीसरा पद तीसरा पद तीसरा पद, यह याद रखना है आपको कि तीसरा पद जब हमें दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर लिया हमें नीलकंठ, तो नीलकंठ यानी नीले कंठ वाला कौन है? नीले कंठ वाला कौन है? तो नीले कंठ वाला यानी कि शिव, भगवान शिव। यानी कि पहला और दूसरा पद मिलकर हम तीसरे की ओर संकेत करता है, मतलब कि जो नीले कंठ वाला है वह यानी कि शिव। तो इस प्रकार पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एक दंत, कि एक दंत यानी कि कौन से वाला? यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि हाँ एक दंत यह तो संख्यावाचक है कि इसमें एक, तो एक तो संख्या है पर यहाँ पर पहला और दूसरा पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करता है, मतलब कि यह तीसरा पद की ओर संकेत करता है, इसीलिए यह जो द्विगु समास है वह नहीं है। यह पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करता है, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास है। याद रखना है, पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करता हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे कि एक दंत, एक दांत वाला, एक दांत वाला कौन है? तो वह गणेश, कि गणेश है वह एक दंत वाले, मतलब कि एक दंत कहे जाते हैं। तो इस प्रकार वह पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करता है। फिर आता है दशानन। दशानन किसे कहा जाता है? जो 10 मुखों वाला है वह। तो 10 मुखों वाला यानी कि वह रावण है। कौन है? मतलब कि यहाँ पर एक पद दूसरे पद की ओर, एक और पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करता है, यानी कि वह तीसरा है वह उसे बताता है। तो 10 मुख वाला कौन है? तो वह रावण है। तो इस प्रकार दशानन यानी कि वह बहुव्रीहि समास है। खास याद रखना है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में यही भेद है कि जब बहुव्रीहि समास आता है तो उसका पहला पद है और दूसरा पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करता है, तब वह बहुव्रीहि समास बनता है। पर द्विगु समास है उसमें समूह बताया जाता है, हर संख्या बताई जाती है, दोनों में संख्या है
पर बहुव्रीहि समास में यह भेद है कि वह तीसरे की ओर संकेत करता है। फिर आता है त्रिनेत्र। 3 नेत्रों वाला कौन है? तो 3 नेत्रों वाला यानी कि शिव, भगवान शिव, जिसे त्रिनेत्र कहा जाता है। 3 नेत्रों वाले यानी कि भगवान शिव, वह शिव की ओर संकेत करता है। तो इस प्रकार जो बहुव्रीहि समास में उसमें पहला पद या दूसरा पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे यह उम्मीद रखती हूँ कि आपको बहुव्रीहि समास और द्विगु समास है, उन दोनों का भेद क्या है वह बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे का देखते हैं। तो तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हमें क्या याद रखना है? विभक्ति, जो कारक विभक्ति है वह को, का, की, द्वारा जैसी जो कारक विभक्ति है उस विभक्ति को यहाँ पर लोप हो जाता है। तो इस विभक्ति को हम याद रखेंगे तो वह तत्पुरुष समास आता है। जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं। इस समास में पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौण होता है तथा कारक विभक्ति का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कि जो तत्पुरुष समास है उस समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है। कि वह जिसका पहला पद प्रधान यानी कि मुख्य है पर उसका दूसरा पद है वह गौण होता है और उसमें जो कारक विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे कि जन प्रिय मतलब कि जन को प्रिय। जन को क्या है? कारक विभक्ति। जन को प्रिय मतलब कि को है वह कारक जिसका लोप हो जाता है। यहाँ पर आपको तत्पुरुष समास यानी कि विभक्ति को, कारक विभक्ति को याद रखना है कि जन को प्रिय यानी कि जन प्रिय, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा जो रचित हुआ है वह तुलसी कृत यानी कि तुलसी द्वारा कृत, द्वारा है वह कारक विभक्ति है। तो मतलब कि यहाँ पर तुलसी कृत, यह द्वारा है उसका लोप हो जाता है। तो पहला पद है तुलसी, उसके द्वारा रचित, तुलसी है वह प्रधान पद है तो यह मुख्य पद है पर उसके द्वारा जो रचित है उसे तुलसी कृत, यहाँ की यह पद है, पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद है वह गौण होता है। मताधिकार मतलब कि मत का अधिकार, मत का है वह लोप हो जाता है। कारक विभक्ति का है तो उसका लोप हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष। कि उसे तत्पुरुष का है उसका लोप हो जाता है, कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। उसका और एक उदाहरण देखते हैं। तो प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए, आलय के लिए वह क्या है? कारक विभक्ति। तो कारक प्रतीक्षा, प्रतीक्षा प्रधान पद है, मुख्य पद है। आलय, आलय उसका दूसरा यानी कि गौण पद है। तो दूसरा पद है वह गौण है, जो पहला पद है वह प्रधान है और कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। तभी तत्पुरुष समास है वह हमें याद रखना है। ये खास याद आपको रखना है कि तत्पुरुष यानी कि कारक विभक्ति का लोप, विभक्ति जहाँ पर दिखाई दे, जिसका विग्रह करते समय हम विभक्ति, कारक विभक्ति दिखाई देती है और उसका लोप हो जाता है तो वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। आगे का देखते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तो उसमें हमें क्या याद रखना है? कर्मधारय समास यानी कि विशेषण, कि उसमें जो विशेषण है वह याद रखना है। कि कर्मधारय समास है तो उसमें जो विशेष्य है वह विशेषण उसकी विशेषता बताता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। कि कर्मधारय जो समास है उसमें उसका पहला पद कैसा होता है? विशेषण और दूसरा पद विशेष्य मतलब विशेष्य। मैंने आपको वाक्य की रचना, वाक्य के भेद यह जो आपको बताया था उसमें विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं वह आपको समझाया था। कि जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। कि हम जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर कर्मधारय जो समास है उसमें पहला पद है वह विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। विशेष्य की जिसकी विशेषता हो वह,
यहाँ पर उदाहरण देखते हैं तो नील कमल, नीले रंग का कमल। कमल कैसा है? तो नीले रंग का। यहाँ पर विशेष्य क्या है? तो कमल, नीले रंग, यानी कि वह विशेषण है। कमल का विशेषता क्या है? कि वह नीले रंग का है। नीले रंग का कमल यानी कि नील कमल। याद रखना है, नीले रंग का कमल कैसा है? तो कमल की पहचान क्या है? तो नीले रंग, उसका रंग है वह नीला है, वह उसकी पहचान है, यह उसकी विशेषता है। तो यही जो नीले रंग का कमल है यह उसकी विशेषता बताता है। कमल की विशेषता, यहाँ पर कमल है वह विशेष्य है और नीले रंग का, नीले रंग यह उसका विशेषण है, मतलब कि यह उसकी विशेषता बताता है। तो नीले रंग का कमल यानी कि नील कमल जो उसकी विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। कि जो उसकी विशेषता बताता हो उसे कर्मधारय विशेषण कहा जाता है। कि महाजन मतलब कि महान है जो जन, जन है वह महान है। कि महाजन, महा क्या है? वह विशेषता है। जन यानी कि विशेष्य, जो पहला पद है वह विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। यानी कि महान है जो जन, महान यह उसकी विशेषता है, तो वह कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे कि महापुरुष, महापुरुष महान है जो पुरुष, महान पुरुष है वह विशेष्य है, महान है उसकी विशेषता है। तो महान जो पुरुष है उसे महापुरुष कहा जाता है, मतलब कि यह उसकी विशेषता है वह बताता है। हम उसका एक और उदाहरण देखते हैं कि श्वेतांबर, सफेद रंग का अंबर। अंबर कैसा है? तो सफेद, श्वेतांबर यानी कि सफेद रंग का अंबर। कि सफेद रंग का जिसका अंबर है श्वेतांबर, तो सफेद है वह उसकी विशेषता है। अंबर क्या है? उसका विशेष्य। अंबर की विशेषता क्या है? वह सफेद रंग का है, तो श्वेतांबर यह बन जाता है। मतलब कि वह कर्मधारय जो इसकी कर्म बताता हो, कि उसकी महानता का वर्णन किया गया हो, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कि जिस विशेष्य उसका विशेषण बताता हो, कि हम देखते हैं कि पहला पद है वह विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है, तो उसे हम कर्मधारय समास बहुत आसान तरीके से समझ जाते हैं कि हाँ यह कर्मधारय समास है। कि हम जब दो उसका विग्रह करते हैं तो क्या बन जाता है? पहला पद विशेष हो जाता है और दूसरा पद विशेष्य बनता है। तो जिसकी विशेष, जो विशेष्य उसकी विशेषता बताता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कि यहाँ पर आप जो समास है बहुत आसान तरीके से यह है वह समझ गए होंगे। कि आपको समझ में आ गया होगा कि समास है वह हम किस तरह से पहचानें। कि यह जो समास है वह हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते हैं, उसमें भी हम बहुत आसानी से यह से वह पहचान सकते हैं। कि मैंने बहुत आसान तरीके से इसे समझाया कि हमें कुछ जोड़ को ही याद रख के उसे बहुत आसानी से हम उसे याद रख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आप इसका बारंबार अभ्यास करते हुए इस समास को हम आसानी से तुम समझ सकते हो।